नमस्कार। आज है 10 मई रविवार। आज शाम की सभी बड़ी विस्तारित खबरें लेकर एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूं। कांग्रेस की राष्ट्रीय अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक चुकी है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने लॉकडाउन को लेकर एक बार फिर से भद्दी राजनीति करना शुरू कर दिया है। वहीं उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी बचाने के लिए शिवसेना को फिर से बीजेपी की याद आई है। उधर कांग्रेस ने एमएलसी सीटों को लेकर के शिवसेना का पूरा गेम बिगाड़ कर रख दिया है। अब नहीं होगा निर्विरोध चुनाव। क्या है पूरा मामला जानेंगे इसे की वीडियो के अंदर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अभी से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा दें। आपके द्वारा इस वीडियो किया गया एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए दोस्तों कंजूसी ना करें, वीडियो को अभी से लाइक है वो जरूर कर दें। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से जो निकल कर आ रही है कांग्रेस को लेकर। जी हां दोस्तों, इटालियन लेडी एंटोनिया माइनो उर्फ तथाकथित सोनिया गांधी और उनके पुत्र राहुल गांधी पर हेराल्ड घोटाले में ईडी ने शिकंजा कस लिया है। जी हां दोस्तों, 9,000 करोड़ रुपए के लगभग का घोटाला यूपीए की सरकार में किया गया था। मनमोहन सरकार के समय कांग्रेस ने हेराल्ड घोटाले को एक तरह से अंजाम दिया था। उसको लेकर के अब ईडी पूछताछ में जुटी हुई है और दूसरी तरफ ईडी है वो जांच में भी जुटी हुई है। और इसी केस को लेकर के बीते दिन ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कांग्रेस की मुंबई में स्थित एजीएल बिल्डिंग, जिसकी कीमत लगभग 16.38 करोड़ रुपए है, उसे ईडी ने कुर्क कर लिया है, अटैच कर लिया है। यानी कि बड़ी कार्रवाई अब कांग्रेस पर हो चुकी है। कांग्रेसी नेता मोतीलाल वोरा व हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित टोटल 7 इसमें आरोपी हैं। और इन कांग्रेसी नेताओं पर पहले से ही पिछले साल से ही जो चार्जशीट है वो दाखिल की गई है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी इस वक्त इस हेराल्ड केस को लेकर के जमानत पर चल रही हैं, लेकिन अब ईडी ने एक तरह से सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर फिर से गिरफ्तारी की तलवार है वो लटका दी है। या यूं कहें कि हेराल्ड घोटाले को लेकर के ईडी ने अब बड़े खुलासे करने शुरू कर दिए हैं। मुंबई में कांग्रेस की एक 16.38 करोड़ रुपए की बिल्डिंग अटैच कर ली है। इस सोनिया और राहुल के अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इसके अलावा मोतीलाल वोरा, इसके अलावा भी ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, यंग इंडियन, ये टोटल लगभग 7 आरोपी इस हेराल्ड केस को लेकर के हैं। सोनिया और राहुल गांधी दोनों इस केस के अंदर जमानत पर बाहर हैं फिलहाल, लेकिन दोबारा इनकी गिरफ्तारी की तलवार इन पर लटक चुकी है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो कांग्रेस ने फिर से लॉकडाउन को लेकर के भद्दी राजनीति करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के आज वरिष्ठ नेता हैं मनीष तिवारी, उन्होंने ट्वीट करके लॉकडाउन को लेकर के कहा है कि लॉकडाउन के दौरान हमने क्या पाया है। यानी कि जिस तरह से कोरोना वायरस को लेकर के पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन था, यानी कि हर देश अपने राज्य की जनता को बचाने के लिए कहीं ना कहीं लॉकडाउन लगाए हुए था, प्रतिबंध था लोगों के बाहर निकलने को लेकर के, क्योंकि इस कोरोना वायरस का संक्रमण एक दूसरे के मिलने से होता है, एक दूसरे के ऊपर थूक वगैरह या फिर इस तरह से संक्रमण होता है। ऐसे में लॉकडाउन का ही मुख्य कारण रहा है, जिसकी वजह से कोरोना वायरस के केस 130 करोड़ लोगों की जनता के अंदर सिर्फ 50,000 के लगभग ही पहुंचे थे। लेकिन अब कांग्रेस ने इस पर भद्दी राजनीति करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि लॉकडाउन लगाया गया, उसके बावजूद भी जो केस है वो बढ़े। लेकिन आप खुद अनुमान लगाइए, यदि लॉकडाउन नहीं होता तो क्या हिंदुस्तान में 50,000 का ही आंकड़ा होता। अमेरिका, इटली जाकर के देखिए, लाखों यानी कि कई लाखों जो केस हैं वो इटली और अमेरिका के अंदर मौजूद है। 10-10 लाख से ज्यादा केस हैं, 1-1 लाख के लगभग डेथ हो चुकी है वहां कोरोना के वायरस की वजह से। ऐसे में यदि हिंदुस्तान में लॉकडाउन नहीं होता तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि आंकड़ा कितना पार कर सकता था। लेकिन अब कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरने के लिए लॉकडाउन पर भद्दी राजनीति करना शुरू कर दिया है। और इसकी शुरुआत जिस तरह से राहुल गांधी, सोनिया गांधी पूर्व में कर चुके थे, और अब इन्हीं के एक प्यादे मनीष तिवारी ने फिर से लॉकडाउन को लेकर के सवाल उठाए हैं। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो वाड्रा कांग्रेस के मंदबुद्धि नेता और विश्व विख्यात पप्पू उर्फ राहुल गांधी ने पीएम केयर्स फंड में आए रुपयों को लेकर के एक बार फिर से मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं, क्योंकि पिछली रिमोट कंट्रोल सरकार के दौरान जो प्रधानमंत्री सहायता कोष था उसके अंदर कोई खास पैसा नहीं आता था, क्योंकि लोगों को पता था ये
सोनिया जैसी ये जो कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इस प्रधानमंत्री सहायता कोष का सदस्य होता है। ऐसे में निश्चित है कि सोनिया जैसे लोग भ्रष्टाचारी जो हेराल्ड घोटाले को अंजाम दे चुके हैं, अनेकों घोटालों को अंजाम दे चुके हैं, वो प्रधानमंत्री सहायता कोष का जो रुपया है उसको भी एक तरह से घोटाले का अंजाम दे सकते हैं। इसलिए कोई खास पैसा नहीं आता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से जो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पीएम केयर्स फंड की शुरुआत की गई तो इसमें अनगिनत रुपया आया है। अब इसको लेकर के कांग्रेस ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि इतना रुपया दे करके कांग्रेस वैसे ही बौखला चुकी है, क्योंकि पिछले यूपीए के समय जो इसका 2% भी पैसा है वो नहीं आया था। अब इसको लेकर के राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं कि पीएम केयर्स फंड में आए पैसे का जल्द से जल्द ऑडिट होना चाहिए, यानी कि अब राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये वाड्रा कांग्रेस जो भ्रष्ट है, पूरी तरह से राष्ट्र विरोधी है, ये पार्टी विपक्ष में बैठकर मोदी सरकार को समझाएगी कि कब पीएम केयर्स फंड के जो पैसा आया है उसकी ऑडिट करनी है। यानी कि कुल मिलाकर के लॉकडाउन पर सवाल उठा करके एक तरह से जो बदी राजनीति भी कांग्रेस ने की है, और दूसरी तरफ पीएम केयर्स फंड को लेकर के अब कई तरह के सवाल उठा करके राहुल गांधी ने बदी राजनीति को भी जन्म दे दिया है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो एंटोनिया माइनो और सोनिया गांधी के दो प्यादों में कोरोना को लेकर के घमासान मचा हुआ है। एक प्यादे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और दूसरे प्यादे हैं महाराष्ट्र में कांग्रेस के पार्टनर उद्धव ठाकरे। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से आप सभी को ज्ञात होगा कि पिछले दिनों पंजाब सरकार ने 80 वोल्वो एसी बसें भेज करके नांदेड़ से जो श्रद्धालु थे 3,500 उनको वापस पंजाब में घर वापसी करवाई गई थी। लेकिन उनको ना ही तो महाराष्ट्र में जांच की गई उनकी, ना ही उनको पंजाब में जांच की गई। ऐसे में 300 से 500 लोग इस नांदेड़ के जो श्रद्धालु थे, सिख श्रद्धालु, इनमें पॉजिटिव निकल गए। ऐसे में बताया जा रहा है कि जो ऐसी बसें भेजी गई थी उनकी वजह से संक्रमण बढ़ा था। अब पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने उद्धव ठाकरे या उद्धव सरकार पर आरोप लगाए हैं कि उनकी गलती की वजह से आज उसकी कीमत है वो पंजाब चुका रहा है। यानी कि नांदेड़ के अंदर जो 3,500 श्रद्धालु फंसे हुए थे गुरुद्वारे के अंदर, उनकी घर वापसी जब ऐसी बसों के जरिए करवाई गई थी तो जो संक्रमण के मामले हैं वो 500 के पार पहुंच गए थे। और इन श्रद्धालुओं को बिना क्वारंटाइन सेंटर में रखे, बिना इनकी जांच किए, इनको अपने अपने घर अलग अलग जिलों के अंदर जाने दिया गया। ऐसे में 500 के लगभग श्रद्धालु कोरोना वायरस से पॉजिटिव निकल गए थे। अब पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने महाराष्ट्र की उद्धव सरकार पर स्पष्ट आरोप लगा दिए हैं और कहा है कि उद्धव सरकार की लापरवाही की कीमत आज पंजाब चुका रहा है। एक तरह से सोनिया गांधी के दोनों प्यादे पहले भी इसको लेकर के इनमें घमासान मचा हुआ था और अब कहा जा सकता है कि पूरी तरह से जो अमरिंदर सरकार में और उद्धव सरकार में जो एक तरह से घमासान है वो मचा हुआ है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो कल 11 मई को दोपहर 3 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ 5वीं बार बैठक लेंगे। सबसे ज्यादा कोरोना केस जिस राज्य के अंदर आए हैं उन पर भी फोकस रहेगा और 4 राज्य ऐसे हैं जो ग्रीन जोन के अंदर है जहां पर एक भी केस मौजूद नहीं है। ऐसे में इन 4 राज्यों में आर्थिक स्थिति को कैसे संभाला जा सकता है इस पर भी फोकस रहेगा। यानी कि 5वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस लॉकडाउन की अवधि को लेकर के भी और आर्थिक स्थितियों को लेकर के भी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो अमेठी सीटों के लिए कांग्रेस ने शिवसेना का पूरा खेल बिगाड़ कर रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको पिछले कई दिनों से बताया है लगातार कि शिवसेना अब एनसीपी और कांग्रेस के जाल में फंस चुकी है। शिवसेना के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी के लिए एमएलसी का चुनाव होना जरूरी था या फिर राज्यपाल कोटे से उद्धव ठाकरे को एमएलसी की सदस्यता मिलना जरूरी थी। लेकिन ये लॉकडाउन के दौरान चुनाव संभव नहीं था, इसलिए 24 अप्रैल को होने वाले एमएलसी के चुनावों को आगे एक्सटेंड कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की सिफारिश पर चुनाव आयोग ने 21 मई को 9 एमएलसी सीटों के लिए चुनाव करवाने की परमिशन दे दी और अब 11 मई यानी कल सोमवार को 11 मई को इस अंतिम दिन है इसके नामांकन का और 14 मई को जो इसका जो नामांकन में किसी का नाम वापस लेना है तो उसकी तारीख है 14 मई।
21 मई को चुनाव होने जा रहा है 9 एमएलसी सीटों के लिए। 9 में से 4 सीटें बीजेपी के खाते में जाने वाली है और 5 सीटें महाविकास अघाड़ी गठबंधन के खाते में जाने वाली है। लेकिन इन 5 सीटों को लेकर के एनसीपी कांग्रेस शिवसेना में घमासान मचा हुआ है, क्योंकि कहते हैं ये हुआ था सीटों के आधार पर कि कांग्रेस को 1 सीट मिलेगी, शिवसेना को 2 सीट, एनसीपी को 2 सीट। लेकिन कांग्रेस ने अब एमएलसी सीटों के लिए 2 उम्मीदवार हैं वो चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जो राज्य के महाराष्ट्र के बालासाहब थोराट, उनके बताए अनुसार राजेश राठौड़ और राज किशोर उर्फ पापा मोदी, ये 2 उम्मीदवार चुनावी मैदान में 2 एमएलसी सीटों के लिए उतार दिए हैं। यानी कि 2 सीटों पर कांग्रेस अड़ गई है, जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे की जो सीएम कुर्सी या बोल सकते हैं कि एमएलसी की सदस्यता के लिए चुनाव होना निश्चित हो गया है। इन दोनों के मैदान में उतरते ही सीएम उद्धव ठाकरे और वर्तमान विधान परिषद की उपाध्यक्ष नीलम गोरे के निर्विरोध चुने जाने पर संकट के बादल हैं वो छा चुके हैं। काफी मुश्किल में चला गया है, क्योंकि यदि कांग्रेस दोनों सदस्यों को चुनावी मैदान में रखती है तो निश्चित है कि 9 सीटों के लिए 10 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरेंगे। ऐसे में चुनाव होना निश्चित है, निर्विरोध चुनाव नहीं होगा और निश्चित है कि एक उम्मीदवार को हारना पड़ेगा। ऐसे में बीजेपी हो सकता है कि उस सीट पर बाजी भी मार ले। पहले तो समीकरण बना था ये, उसके बाद जैसे ही कांग्रेस अड़ी तो उद्धव ठाकरे नाराज हो गए कांग्रेस से, और बताया जा रहा है, सूत्रों से जानकारी मिली है कि बीजेपी से संपर्क करके उद्धव ठाकरे ने तय कर लिया था कि बीजेपी 4 सीटों की बजाय 5 सीटों पर नामांकन करे और 5वीं सीट शिवसेना उनको दे देगी। यानी कि कांग्रेस को वो किसी भी हाल में एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, इसलिए 5 नंबर सीट के लिए उद्धव ठाकरे के विधायक बीजेपी को समर्थन देते। लेकिन अब सूत्रों से खबर ये निकल कर आ रही है कि शिवसेना की इस रणनीति को लेकर के कांग्रेस को भनक लग गई, इसलिए कांग्रेस ने 2 सीटों में से एक उम्मीदवार का नाम वापिस लेने का निर्णय ले लिया है। जी हाँ दोस्तों, कल 12:30 बजे उद्धव ठाकरे एमएलसी की सीट के लिए नामांकन दाखिल करेंगे और बताया ये भी जा रहा है कि कांग्रेस के 2 जो उम्मीदवार थे उनमें से सिर्फ अब एक ही उम्मीदवार को एमएलसी की सीट के लिए चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। यदि ऐसा होता है तो निश्चित है 9 सीटों के लिए 9 ही उम्मीदवार होंगे, और यदि नहीं होता है ऐसा तो कन्फर्म है 5 नंबर सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। कल नामांकन का अंतिम दिन है, कल ही कन्फर्म होगा कि क्या जो शिवसेना बीजेपी की रणनीति है वो महाराष्ट्र में चलेगी या फिर जो कांग्रेस ने एक उम्मीदवार का नाम वापिस करने की जो कवायद बताई है या फिर बोल सकते हैं कि इस तरह की सहमति हुई है, उसको लेकर के क्या रणनीति बनती है। यानी कि महाराष्ट्र के अंदर या यदि दोनों कांग्रेसी उम्मीदवार मैदान में रहते हैं तो 5वीं एमएलसी की सीट बीजेपी के खाते में जाएगी, लेकिन उद्धव ठाकरे को चुनाव लड़कर ही एमएलसी की सदस्यता है वो हासिल करनी पड़ेगी। कुल मिलाकर के स्पष्ट है कि 21 मई को होने वाले चुनावों को लेकर के कल 11 मई को नामांकन के समय पूरा जो प्रोग्राम है वो सामने आ जाएगा, पूरी तस्वीर है वो साफ हो जाएगी कि उद्धव ठाकरे की एमएलसी सदस्यता रहेगी या फिर चुनाव लड़ना पड़ेगा या निर्विरोध ही एमएलसी की सदस्यता है वो उद्धव ठाकरे को मिल जाएगी। लेकिन बीच में खबर ये भी आ रही है कि बीजेपी से जिस तरह से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं उद्धव ठाकरे, उससे लग रहा है कि शिवसेना घर वापसी कर सकती है। राजनीति के गलियारों से पिछले 1 हफ्ते से यही खबर चल रही है कि शिवसेना अब कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर घर वापसी करेगी, और यदि एनसीपी कांग्रेस के साथ उद्धव ठाकरे का गठबंधन टूटता है तो बीजेपी उद्धव ठाकरे को सपोर्ट करेगी, ऊपर से समर्थन करेगी। ऐसे में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री की गद्दी पर बने रहेंगे और निश्चित है कि एनसीपी और कांग्रेस की साजिशों को नाकाम करने के लिए बीजेपी इस तरह का कदम उठा सकती है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस और एनसीपी हम ये चाहते हैं कि बीजेपी को सत्ता से दूर रखा जाए, इसलिए शिवसेना के साथ गठबंधन में बैठे हैं। लेकिन अब जिस तरह से मलाईदार मंत्रालयों को लेकर के दबाव बनाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, ऊपर से उद्धव ठाकरे की सरकार पर कई तरह के सवाल भी एनसीपी कांग्रेस के नेता उठा रहे हैं, उद्धव सरकार को बदनाम करने की कोशिश एनसीपी कांग्रेस की तरफ से की जा रही है।
ऐसे में शिवसेना अब घर वापसी कर सकती है, और यदि घर वापसी करती है तो बीजेपी उद्धव ठाकरे को समर्थन करेंगे ऊपर से, और 2-4-6 महीने के अंदर जब वो घुल मिल जाएंगे तो बीजेपी शिवसेना में जो सरकार में है वो मिलन हो जाएगा। इस तरह की खबरें हैं वो महाराष्ट्र से सामने आ रही है। कल 11 मई को नामांकन के बाद ही क्लियर होगा कि उद्धव ठाकरे अब एनसीपी कांग्रेस के साथ गठबंधन में रहेंगे, या फिर यदि कांग्रेस अड़ी रहती है तो निश्चित है कि जो शिवसेना है वो अपने घर वापसी बीजेपी की ओर भी कर सकती है। नामांकन पर ही कंफर्म होगा। कल 12:30 बजे उद्धव ठाकरे खुद अपना नामांकन है वो एमएलसी के लिए दाखिल करेंगे। फिलहाल कांग्रेस क्या अपना एक उम्मीदवार पीछे हटाएगी या फिर शिवसेना बीजेपी को एक सीट पर समर्थन करेगी, इस पर आपके क्या विचार है? आप अपने विचार में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी के लिए इतना, मिलते हैं अगले वीडियो अगले अपडेट के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।